हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 2 यानी कि इकाई 2 तुलनात्मक जो राजनीति वाली किताब है आपकी, उसमें से आपका यूनिट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपका कल का एग्जाम है। तो कल पेपर है आपका, और आपको पता होगा कि हर यूनिट में से जो है आपका एक क्वेश्चन आपका आना आना होता ही है। और तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो अभी एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर हुआ था, तो उसमें पता चला कि आपको इसके अंदर से ना एक टिप्पणी लिखने के लिए आई थी। ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आई थी, यानी कि आपको क्या होगा, इस वाले कॉन्सेप्ट में से, इस वाली यूनिट में से आपको कोई एक टिप्पणी टिप्पणी लिखने को आ जाएगी, एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा। तो पहले क्या करना है आपको, कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन के भरोसे ना रहे कि आपने एक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और आपका पेपर हो जाएगा। तो इससे बेटर यह है कि यूनिट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको बहुत ही जल्दी से इस यूनिट को मैं खत्म करा देता हूं, जिससे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर आपकी कोई टिप्पणी आती है, शॉर्ट नोट आता है, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया गया इसके अंदर कि सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन की प्रगति पर ध्यान दिया गया इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आपको क्या बताना है, यह प्रश्न सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन की प्रगति पर ध्यान देता है। दोनों की तुलना करने के लिए विभिन्न प्रकार के शासकों को एक मूल विचार और वर्गीकरण का आधार संपेक्ष में दर्शाया गया है। हमें यह समझने में सक्षम करेगी कि बदलती राजनीति को देखते हुए और सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के साथ में विभिन्न प्रकार के शासन कैसे स्थापित किए गए। तो इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि जो शासन है वो किस तरीके से स्थापित किए गए थे। इस इकाई का जो पहला खंड है वो किस चीज को बताएगा, वो बताएगा राज्य सरकार, राजनीति प्रणाली और राजनीतिक शासन शब्द क्या होता है, राजनीति में शासन का क्या अभिप्राय है। और दूसरे भाग में बताया गया शासकों के वर्गीकरण की चुनौती पर प्रकाश डाला गया, किस तरीके से उनके वर्ग बटे हुए हैं और वर्गीकरण के आधार पर चर्चा की जाएगी कि उसका उपयोग राजनीतिक शासन को चिन्हित करने के लिए किया गया है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब इसमें से आपको किस तरीके से कौन सी चीजें आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, देखो, राजनीतिक क्षेत्र की प्रगति का विस्तार और इसके उदाहरण और उद्देश्य। तो ये तो आपको सिर्फ समझना है। क्वेश्चन जो आपका वो आएगा इसमें, जो शासन के प्रकार हैं वो कैसे हैं। तो देखो, शासन की प्रगति को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। बताया जाता है कि सरकारों की प्रगति को समझना उपयोगी है। सरकारें कैसे कार्य करती है, कैसे बेहतर प्रशासन की सुविधा प्रदान करती है और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि शुरुआत के समय के अंदर हम बात की है, शासनों की शुरुआत जो है परंपरा 4वीं शताब्दी के अंतर्गत ईसा पूर्व में प्लेटो और अरस्तु, इन विचारकों ने शासन के अध्ययन की परंपरा में बहुत योगदान दिया। इन्होंने क्या बोला कि प्लेटो ने बोला कि वर्गीकरण की योजना में सरकार के सबसे वांछनीय रूप में लोकतंत्र, और फिर लोकतंत्र और अत्याचार के बाद में 5 अलग अलग प्रकार के शासन प्रदान करता है। अब इन्होंने क्या बोला कि अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने राजशाही, अभिजात, ट्रॉनी, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र में वर्गीकृत शासनों में लोकतंत्र को सबसे बढ़िया और सबसे विकृत रूप माना, यानी कि लोकतंत्र सबसे बेटर है। तो ये अब यहाँ पर जो शासन आपके आने वाले हैं कि कौन कौन से शासन होते हैं, वो आपको समझना है, जो आपके कल के पेपर में पूछा जाएगा। वर्गीकरण का आधार देखते हैं कि कितने भागों में इसमें बांटा गया है। तो देखो, दो प्रमुख चर शासन की प्रगति को समझते हैं। पहला कि भाई शासित लोगों की संख्या कितनी है, कितने लोग शासन कर रहे हैं। तो ये अभी शासन के भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कितने शासन होते हैं। और दूसरा, शासित निकाय शासितों के ऊपर शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि एक शासन जिसके केंद्र में शक्ति का स्रोत अत्यधिक होता है, उसे शासन एकात्मक शासन का रूप बोला गया है। और दूसरी ओर जिसमें संघीय रूप से शासन होता है, शक्ति अपने प्रांतों के रूप में बटी होती है। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले देखो, एक लिखित संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। राज्यों के बीच में लिखित समझौते के परिणाम स्वरूप संघ अस्तित्व में आए। संघ का मतलब केंद्र। केंद्र और राज्यों के बीच में या राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक न्यायपालिका बनी। अब इसमें एक लिखित संविधान होगा, और जिसमें बदलाव सुनिश्चित करने के लिए एक समय में महासंघ के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण होगा। जैसे बोलते हैं ना, भारतीय संविधान क्या है, कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का एक स्पष्ट सीमांकन भी है, ताकि प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों पर भी कभी कभी संयुक्त रूप से एक समवर्ती सूची के माध्यम से सूचीबद्ध कुछ विषयों पर अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सके। भारतीय राज्य एक संघीय राज्य का एक उदाहरण है। भारत जो है वो क्या है, एक संघीय राज्य है, जिसमें एक लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन हुआ है। तो ये तो हमारे लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। तो अब जो मैंने आपको बोला था, इसमें जो आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, वो आएगी आपको किसी पर्टिकुलर शासन के ऊपर, ये शासन कितने प्रकार के होते हैं, और किसी भी शासन के ऊपर वो पूछ लेंगे। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म, मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्वेश्चन शासन के प्रकार में राजशाही, तानाशाही, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, ऐसे शासनों के बारे में पूछा जाएगा। तो राजशाही से आप क्या समझते हैं, एक व्यक्ति द्वारा एक नियम। इस तरह के शासन में सम्राट राज्य का प्रमुख होता है, और इस तरह के शासन की प्रगति संवैधानिक से भिन्न होती है। पूर्ण राजशाही का प्रतीक, जैसे नेपाल के अंदर क्या था, राजा महाराजाओं का शासन था, तो ये राजशाही होता है।
वो एक होता तानाशाही। तानाशाही का मतलब होता है कि अपनी हुकूमत चलानी है। देखो, ये आप हिटलर और मुसेलोनी को आप जानते हैं कि जर्मनी और इटली के जो ये दो बड़े बड़े शासक रहे, ये तानाशाही थे। ठीक है, फिर आता कुलीन तंत्र। अब कुलीन तंत्र में क्या था, जो अमीर वर्ग होगा, अमीर वर्ग जो होगा वो क्या करेगा, वो एक तरह का नियम है और जो निश्चित वर्ग के लोगों के द्वारा शासन कराया जाएगा, यानी कि चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुलीन तंत्र में। फिर आता अभिजात वर्ग। अब ये शासन कुछ लोगों द्वारा या फिर एक समूह के द्वारा, नहीं भाई पांच है, जैसे गांव के अंदर हम बात करें, पंच बैठे हुए हैं ना, तो ये पांच लोग मिलकर शासन चला रहे हैं, तो अभिजात शासन हो गया। मतलब एक छोटे लेवल पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। बाकी आपका जो अभिजात शासन का मतलब क्या है, कि ऐसे शासन प्रकारों का उदाहरण जो जैसे कि प्राचीन ग्रीस से ले सकते हैं, और जिसके अंदर कुछ लोगों द्वारा या फिर छोटे शासकों के वर्ग द्वारा एक शासन चलाया जाएगा। फिर आता लोकतंत्र, जिसमें आपको अच्छी तरीके से जानते हो कि जनता द्वारा सहमति के, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो ये शासन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका लोकतंत्र। आगे देखते हैं। अब देखिए तानाशाही शासन क्या है, इसमें राजनीतिक शक्ति एक नेता के हाथ में होती है और जिसे तानाशाह कहा जाता है। राजनीतिक शक्ति किसके हाथ में, एक शासक के हाथ में है, और वही जो है अपने अकॉर्डिंग शासन चलाएगा। कुलीन तंत्र शासन का व्यवस्था का क्या रूप है, इसमें सत्ता कुछ लोगों के समूह के हाथ में होती है। ठीक है, उसमें एक व्यक्ति होता है, इसके अंदर पूरा एक ग्रुप होता है, उसके हाथ में होती है। कुलीन तंत्र जो बताया गया है, कुलीन तंत्र जो है ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छा नियम। अभिजात वर्ग सरकार का एक रूप है जिसमें कुछ नियम, विशेष रूप से शासक वर्ग जिन्हें ऐसा करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि राज्य को कुछ सक्षम और नागरिकों के सर्वोत्तम वर्ग द्वारा शासित किया जाना चाहिए, कि भाई नागरिकों के ऊपर जो शासन होना चाहिए वो नागरिकों को सर्वोत्तम वर्ग द्वारा शासन किया जाना चाहिए, यानी कि सर्वोत्तम वर्ग हो जो कि वो शासन चलाने के बिल्कुल काबिल है। अब बोला गया, देखो शासन का हमने ऊपर पढ़ा शासन के प्रकार, अब शासन के अंदर शक्ति और उसके निष्पादन से संबंध क्या है। जैसे अधिनायकवादी क्या होता है, जीवन और शासन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण। निरंकुश क्या है, ऐसा शासन भी बहुत नियंत्रित है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें व्यक्ति के हित की बात नहीं की जाती बल्कि सिर्फ शासन के हित की बात की जाएगी। सत्तावादी, ऐसे शासन भी बहुत नियंत्रित होते हैं, इसमें एक अधिकारवादी अधिनायकवादी शासन की तुलना में कम नियंत्रण होता है, पर इसके अंदर भी ऐसा होता है कि सिर्फ पार्टी के हित की बात की जाती है, व्यक्ति के हित की बात नहीं की जाती है। उसके बाद आता आपका था संवैधानिक और लोकतंत्र। संवैधानिक में क्या है, इस तरह के शासनों के तहत राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा को उन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं, जो संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो इसके आधार पर जो भी कार्य किया जाएगा वो संवैधानिक कहलाएगा। लोकतंत्र क्या है, इस तरह के शासन के तहत सत्ता का स्रोत लोगों के हाथ में होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्र के प्रकार कितने, तो देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये 11वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा अगर याद होगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है, जैसे कि पहले की हम बात करें प्राचीन समय में, तो पहले क्या होता था, लोग कम होते थे तो लोग अपने हैंड रेस करते थे, हाथ उठाते थे और जो है अपने शासक को चुन लेते थे। परंतु अब क्या है, हमारा जो भारत है वो विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि जाकर जो है हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को चुनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र के प्रकार। तो अब बात ये आती है कि इसमें से आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जो मैंने आपको बोला कि ये आपका लेंथी चैप्टर नहीं है, तो इसमें से आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, यानी कि जो आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है ना, तो टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, अधिनायकवाद से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या राजतंत्र से आप क्या समझते हैं, राजशाही से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका 101% आपके कल के पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ ये अच्छी तरीके से समझ लेना है और देख लेना है, और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।